सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो वार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वायरस कह लें कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल भी तब्दील कर रहे हैं, जिसने ख़तरा और भी बढ़ा दिया। यानी एक के बाद एक वेरिएंट और फिर एक के बाद एक दूसरी लहर बता रही है कि ख़तरा अभी टला नहीं है, बल्कि मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, चीन जहाँ कोरोना का सफाया हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर वहाँ भी कोरोना की नई किस्म ने पंजे गाड़ लिए। इस नई किस्म के वायरस ने चीन के शहर बीजिंग समेत 13 शहरों को तेज़ी के साथ अपनी लपेट में ले ली है। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रियासतों को कहा है कि वो वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए $100 इनाम का ऐलान करें। जो बाइडन ने अमरीकी जो वफाकी वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक हुक्मनामा जारी किया है। वो क्या, उसमें मुलाजमीन से मुतालिबा किया गया कि वो वैक्सीनेशन का सबूत दिखाएँ। और अमरीकी सदर का ये कहना था कि ये नए जो इक़दामात हैं ये वायरस की जो ख़तरनाक नई किस्म है उसकी वजह से किए गए हैं। यानी नाज़रीन, अमेरिका जैसा मुल्क ये समझता है कि कोरोना मईशत और इंसानी जानों की बका के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसलिए अमरीकी सरकार अपने हर शहरी को वैक्सीनेटेड करने के लिए कह लें कि पल्ले से पैसे देने को भी तैयार है। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन को लेकर बहुत से शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। गो के NCOC अवाम को हिदायत दे रही है कि वो वैक्सीन लगवाएँ, खुद की और अपने प्यारों की ज़िंदगी महफूज बनाएं। और NCOC ने वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए अगले माह से ठोस इकदाम उठाने का फैसला भी किया। लेकिन फ़िलहाल लग ऐसा रहा है कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो पाकिस्तान में बहुत सार उठा चुकी है। और बिलखुसूस सिंध में इंडियन जो वायरस है डेल्टा, उसने पूरे तरीके से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सिंध में कोरोना की जो मजमूई सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में सूबाई सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबे भर में कोरोना केसेस की शरह 13.7% हो गई है। और सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक इस वक्त सूबे में 102 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं, जबकि 1192 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्होंने मज़ीद आगाह ये भी किया कि जी कराची में कोरोना केसेस मुस्बत आने की जो शरह है वो 23% है। और हैदराबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 14.52%, जबकि सक्खर में 2.9%। यानी कराची में कह लें कि कोरोना ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन हैदराबाद में ये वबा तेज़ी के साथ सर उठा रही है। और हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस की जो डेल्टा किस्म है इसके फैलाव के पेश नज़र सूबे भर में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला भी किया है। अच्छा नाज़रीन, मुराद अली शाह साहब उन्होंने आज कोरोना और लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में बताया कि बहुत कोशिश है कि जी 9 अगस्त से लॉकडाउन खोल दें। और मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि अगर आवाम ने हमारे साथ ताउन किया, अगर आवाम ताउन करती है तो बहुत जल्द वो कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, उन्हें उम्मीद है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उन्होंने क्या कहा ज़रा ये भी सुन लीजिएगा कि जी ये लॉकडाउन आवाम की हिफाजत के लिए किया जा रहा है और ये आवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता है। सिर्फ मकसद आप और आपके अहले खाना की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हम हालत जंग में हैं और जंग के दौरान सिर्फ एक मुत्तहिद कौम जिंदा रहती है। अच्छा, बात तो नासिर हुसैन शाह साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ताजिर हैं वो लॉकडाउन करने को तैयार नहीं है। ताजिर कहते हैं कि इससे हमारी जो रोज़ी रोटी है वो मुतासिर होगी, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। और दिलचस्प बात, फवाद चौधरी साहब ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन वाले इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया है और ये ज़रा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी करेंगे, चलाइएगा ज़रा ट्वीट कि वो क्या कहते हैं। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बागौर जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम हर ऐसे इकदाम के ख़िलाफ़ होंगे जिससे आम आदमी की जो मईशत शदीद मुतासिर हो। और NCOC और सिंध हुकूमत इस ज़मन में एक ऐसा लाया अमल मुरतब करें कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। अब नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने ऐसे वक्त में ये रद्द-ए-अमल दिया जब अगस्त के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मिठी, बदीन समेत जो अंदरूनी सिंध उनके शहरों का दौरा करेंगे और जलसों से खिताब भी करेंगे। ज़राइका के कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। अहम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी मुतवक्के है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म की सिंध में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कहने कि उसकी वजह से सिंध हुकूमत विफाक पर यह ब्लेम कर सकती है कि ऐसे वक्त में जहाँ सिंध में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इमरान खान साहब आवाम को अपने जलसों पर इकट्ठा कर रहे हैं
और शायद यही वजह है कि जी फवाद चौधरी साहब ने इस मौके को देखते हुए ये ट्वीट किया हो। अच्छा, विफाक हो या सिंध हुकूमत, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो, लेकिन विफाकी हुकूमत शायद अब ये समझे कि वज़ीर आज़म के सिंध के दौरे की वजह से ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म सिंध के वहाँ पर जाने वाले हैं और शेख रशीद साहब क्या कहते हैं कि जी अगले इंतखाबात में सिंध में भी इमरान हुकूमत बनाएंगे। अब लग ऐसा रहा है कि सियासी जमातों ने अगले इंतखाबात की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी कर दी है, शुरू कर दी है, और बिलावल ने तो साफ साफ अपने कारकुनान को अभी से अगले इंतखाबात की तैयारी पर लगा दी है। बिलावल का क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा, बिलावल ने अब अपने कारकुनों को अगर अगले इंतखाबात की तैयारी करने का कहा है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ है, जिसे देखते हुए बिलावल ने हिदायत जारी की होगी। अब हालातों वाक़यात को समझते हुए अपनी जमात को नए इंतखाबात के लिए कमर कसकर मैदान में उतरने को कहा गया है। बिलावल कहते हैं कि जी आम इंतखाबात का दंगल किसी भी वक्त सज सकता है। अब इसीलिए बिलावल अपनी जमात के जियालों को इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की तलकीन कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से अवाम डूब रहे हैं। कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है, और बिलावल ये चाहते हैं कि जमात के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो किसी तरह ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बड़ी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए पार्टी का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, आप देखें कि दोनों जमातें ये ख्याल कर रही हैं कि कराची की नशिस्तें बहुत अहम हैं। पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ, दोनों जमातें अगले आम इंतखाबात में रोशनियों के शहर की सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। और कराची की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि सिंध को पीपल्स पार्टी अपना गढ़ कहती है। अब ऐसे में अगर कराची पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया तो सोचें, फिर यकीनी तौर पे तीर वाली जमात के लिए ज़्यादा अपसेट होगा। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में से भी नशिस्तें दरकार हैं, और इसी बात को समझते हुए जरदारी साहब ने पिछले दिनों लाहौर में डेरे डाले, लेकिन जरदारी साहब कोई खातिर ख्वाह कामयाबी समेटने में कामयाब नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी की ये जो आप कह लें कि लाख जोर आजमाई के बावजूद पंजाब में दाल नहीं गल पा रही, तो वैसे में वो कराची की नशिस्तें खोने को किसी भी तौर पे अफोर्ड कर ही नहीं सकती। अब इसलिए कराची की जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अहम है, लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ बिलावल की जमात को टक्कर देने के लिए, वो कहते हैं ना आस्तीनें चढ़ा लेना, बाकायदा आस्तीनें चढ़ाती हुई नज़र आ रही है। और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के सिंध में मुतहरक होने से पीपल्स पार्टी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और छोटी मोटी मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल, क्योंकि 2018 के आम इंतखाबात में कराची वालों ने तहरीक इंसाफ पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया और बल्ले को ज़्यादा नशिस्तें दिलाई। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए बात यकीनी तौर पर इत्मीनान का बाइस होगी कि उसने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात के शिकंजे से बाकायदा ये नशिस्त जीत ली है और छीन ली है। और शायद इसी सबब वज़ीर आज़म खुद सिंध का दौरा करके अपने सिंध के वोट बैंक को मुस्तहकम करना चाहते हैं। अच्छा, हैदराबाद में इमरान खान ने सिंध की आवाम के लिए पैकेज का भी ऐलान किया था, और इससे पहले कराची के लिए भी उन्होंने तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, जिस पर बिलावल ने तंज करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म का कराची के लिए ऐलान करदा जो फ़ंड है वो हमें आज तक नहीं मिला है। अब बिलावल को शायद ख़तरा महसूस हो रहा है कि सिंध में कोई हलचल होने वाली है, इसलिए बिलावल मुस्लिम लीग नून की मदद से पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने जहांगीर तरीन ग्रुप पर नज़रें जमाई थी, और इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं हसन मुर्तज़ा, उन्होंने कहा था कि छोटी ईद के बाद आवाम को पंजाब में तब्दीली का तोहफ़ा देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली चाहती थी, क्योंकि अगर पंजाब में इन हाउस तब्दीली आ जाती तो फिर तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत कमज़ोर हो जाती, और तहरीक इंसाफ फिर सिंध पर सियासी हमले की बजाय सिर्फ अपनी विफाकी हुकूमत को बचाने की फ़िक्र में लग जाती। लेकिन ऐसा ना हो सका। अब बिलावल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अब तक कराची के पानी का मसला हल नहीं किया, जबकि विफाकी हुकूमत इस हवाले से कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं, सूबों के पास विफाक से ज़्यादा इख्तियारात हैं, लिहाजा सूबे के मसाइल हल करना बहरहाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब नाज़रीन, कराची को लेकर विफाक और सिंध हुकूमत में जो तनाज़ा है वो कोई आज का नहीं है। कराची का कूड़ा कौन उठाएगा, इस मामले को लेकर विफाक और सिंध हुकूमत एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। अली जैदी और सईद गनी तो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। कराची का कचरा साफ करने के दावे दोनों तरफ से होते रहे। हालात इतने कशीदा हो गए कि सईद गनी ने अली जैदी पर ज़ाती हमले किए, और यही प्रैक्टिस अली जैदी ने सईद गनी के लिए दोहराई। अच्छा, कराची सबका है, ये आप सुनते होंगे, लेकिन कराची का कौन है, इसके लिए अब तक सिर्फ वादे और दावे किए गए हैं।
क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि सिंध और विफाक कराची की बेहतरी के लिए मिल बैठकर काम करें, क्योंकि कराची तो सबका है ना। और शेख रशीद साहब भी ऐसा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध के साथ विफाकी हुकूमत को ताल्लुकात बनाने चाहिए। ये वक्त मामलात को संवारने का है, ना कि बिगाड़ने का। लेकिन मुस्लिम लीग नून में जो अंदरूनी मामलात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, पार्टी में 2 बयानियों ने जमात में बाकायदा कहने के जो दरार डर दी है, जिसका एतराफ़ अब नून लीग वाले खुद भी करने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए बाकायदा तैयारी करना शुरू हो गई है, और मुस्लिम लीग नून अब तक पार्टी में बयानिया की जंग से बाहर नहीं निकल रही है। अभी तक ये समझ नहीं कि पार्टी का बयानिया क्या, यही जंग जारी है। सियासी मुबस्सिरीन क्या कहते हैं? ज़्यादातर ये ख्याल करते हैं कि जिस सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को शिकस्त इस बयानिए के उलझाव की वजह से हुई, और अगर नून लीग ने ये वाज़े नहीं किया कि उनकी पॉलिसी आखिर है क्या, तो ऐसे में सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब की तरह नून लीग को मज़ीद बड़े बड़े सियासी धचके लग सकते हैं। और अगर मज़ाहमत और मुफाहमत के बयानिए का टकराव ऐसे ही जारी रहा, ये जंग ऐसी चलती रही, तो फिर आम इंतखाबात में सोच लें कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत कमज़ोर हो सकता है, बहुत कमज़ोर। क्योंकि धांधली और इदारों पर जो इल्ज़ाम तराशी है, उससे तो अवाम के बाकायदा कान पक चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून कौन से बयानिए की खिचड़ी बना रही है, ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, और यही वजह कि लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर भी खुला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग के 2 बयानियों को लेकर कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर मज़ाहमत के बयानिए का ही ज़्यादा दिफा करते हुए नज़र आए हैं। और इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी खुला शहबाज शरीफ साहब के आगे बगावत करते नज़र आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आपको पता है कि मरियम नवाज़ ग्रुप में शामिल हैं, जिसका बयानिया क्या है ये भी सबको पता है, मज़ाहमत, सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाहमत। जबकि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत के ज़रिए मामलात का हल चाहते हैं। और एक मैच्योर सोच भी ये होती है, समझदार जो शख्स होगा, जो सियासी समझ बूझ वाकई वो मुफाहमत पे बिलीव करेगा, ना कि मज़ाहमत पर। यानी आप कह सकते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी दफ़ा कोशिश की, जब उन्होंने आग को पानी से बुझाना चाहा तो क्या हुआ, मरियम नवाज़ साहिबा उस आग पर तेल फेंक कर आग को मज़ीद भड़का दिया करती थी। शायद शहबाज शरीफ साहब को ग्रैंड डायलॉग और सबको साथ लेकर चलने वाला बयानिया महंगा पड़ रहा है, इसीलिए अब वो संगीन कदम उठाने के लिए कह लें कि पर तोल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, कह लें कि यही वो बयानिया था जो शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी में नाफिज करना चाहते थे, और इसके लिए अपने भाई के आपको याद होगा पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ये मुफाहमत का जो बयानिया है ना, इस पर पार्टी में शहबाज शरीफ साहब को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी में शायद सबकी सोच या समझ बूझ इतनी ज़्यादा, तमाम लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतने मैच्योर नहीं थे तमाम लोग कि वो मुफाहमत और मज़ाहमत में फ़र्क को समझ सकते। अब शहबाज शरीफ साहब को मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिससे शहबाज शरीफ साहब काफ़ी दिल बर्दाश्त नज़र आए। अब खबरें क्या हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि इन खबरों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में स्ट्रैटेजी हिकमत अमली नज़रअंदाज करने पर शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हुए, और नाराज़ भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और उन्होंने पार्टी की सदारत का ओहदा छोड़ दिया। जबकि कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि सदारत छोड़ने की सिर्फ धमकी दी है। लेकिन अब तक शहबाज शरीफ साहब की पार्टी से परवास करने या ना करने की खबर की मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं, उसने ना तस्दीक की है, लेकिन ना तरदीद की है, ना तस्दीक की है, ना तरदीद की है। अब सियासी ज़राए क्या कहते हैं कि हमज़ा शहबाज के रोकने पर फ़िलहाल शहबाज शरीफ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और हमज़ा शहबाज ने शहबाज शरीफ को मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने का मशवरा दिया। लेकिन नज़र मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की दाल गलेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी के लिए वाकई बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत। लेकिन उनकी मुखलिसी और जो कुर्बानी है, इनको शक की नज़र से देखा गया। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ही थे ना जिन्होंने मियाँ साहब की गारंटी दे के उन्हें लंदन भिजवाया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बेटी को तरजीह दी, और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी से वो कहते थे कॉर्नर कर देना, खुडे लाइन लगवा दिया। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और अपनी जमात के साथ मुखलिस हैं, लेकिन उनकी मुखलिसी पर लीगी क़यादत ने कह लें कि ऐसा थप्पड़ मारा कि शहबाज मुखलिसी भी हैरान हो गई है। और जब किसी की कुर्बानियों का ऐसा सिला दिया जाए तो फिर उस इंसान की सोच या उसका जो नफ्सियाती, उसका जहन क्या कहता है, ज़रा सोचिएगा। आप तमाम लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजरते होंगे, आप लोग बाखूबी सोच सकते हैं कि इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब क्या सोच सकते हैं, क्या सोच रहे होंगे। अब हो सकता है कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ ग्रुप की ये जो बेरुखी है,
इसको बर्दाश्त कर करके देख देख के ख़ुद को वाकई पार्टी से अलहदा कर लें। और अगर ऐसा हो गया तो शेख रशीद साहब की वो बात बिल्कुल सच साबित हो जाएगी जो पेश गोई वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, कौन सी, नून से शीन निकलने की। शेख साहब का क्लिप चलाइएगा जी। तो शेख रशीद साहब नून में से शीन निकलने की बात अब से नहीं बल्कि काफ़ी देर से कह रहे हैं, लेकिन लीगी की आदत इनकी बात की हमेशा क्या करती है, तरदीद करती कि नहीं जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब मामला लाख छुपाए भी नहीं छुप सकता। अब तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी अब वाजे हो गई है। अब जितना भी पर्दे डालें छुपा लें, छुपने वाला मामला नहीं, सबको पता है कि चल। अच्छा, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जो है ये हम देख रहे हैं कि अगले इंतखाबात की ज़ोर शोर से तैयारियों में मसरूफ़ है। अब ऐसे में नून लीग को मेरे ख्याल से बाकी पार्टियों को देख के समझ लेना चाहिए ना कि एक पार्टी में दो बयानिए नहीं चल सकते हैं और बाकी लोग इंतखाबात की तैयारियों में लगे हुए हैं या अभी तक किस चीज़ में उलझे हुए हैं कि बयानिया ये है या फिर वो है। ऐसे में नुकसान ही किसको पहुंचा रहे हैं? अपने आप को, अपनी पार्टी की साख को मुतासिर कर रहे हैं। पार्टी को एक रखना है तो लीगी की आदत को एक बयानिए पर चलना होगा, एक बयानिया अपनाना होगा, वरना अगले इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को वाज़े एक ही बात कहेगी कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो तेज़ी से फैल रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना ने 86 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 7.79% से बढ़ चुकी है। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से लॉकडाउन का फैसला भी किया है। ये फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में किया गया। इसके मुताबिक कराची में जो नई पाबंदी है उसके साथ लॉकडाउन 8 अगस्त तक होगा और लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने के लिए इजाज़त होगी, जबकि जो मेडिकल स्टोर्स हैं और फल या ग्रोसरी और जो सब्ज़ी या बेकरीज़ हैं, दूध की दुकानें हैं, वो भी खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन बाकी जो तमाम मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी और अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद हो जाएंगे और 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगाने वालों को तनख्वाह नहीं देंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखने का फैसला किया गया है और सड़क पर आने वालों का जो वैक्सीन कार्ड है वो भी चेक किया जाएगा। अब दूसरी जानिब ताजिरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया और सिंध हुकूमत से कारोबारी जो बंदिश है उसका फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया। ताजिरों का क्या कहना है कि जी जो यूटिलिटी बिल्स हैं अदायगी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ले और अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सज़ा ताजिरों को दे रही है। SOPs फॉलो कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे, कारोबारी बंदिश कबूल नहीं है। और ताजिर एक्शन कमेटी के रुकन शर्जील गोपलानी ने कहा है कि जी ताजिर एक्शन मार्केट एसोसिएशन के दफ्तर को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, मार्केट में वैक्सीनेशन के लिए एसोसिएशन भरपूर ताउन करेगी। अच्छा, ताजिरों के जो मुतालिबात हैं वो दुरुस्त हैं या फिर सिंध हुकूमत का फैसला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और कासिम सोमरो साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं शर्जील गोपलानी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शर्जील साहब, कोरोना के केसेस में दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जी इजाफा हो रहा है। अब इसका मतलब SOPs पर अमल नहीं किया गया तभी इजाफा हो रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये कि जब लॉकडाउन नहीं था उस वक्त मार्केट्स में SOPs को क्यों नज़रअंदाज किया गया और अब केसेस में जब इजाफा हो रहा है तो हुकूमत पर मजबूरन एक्शन तो लेगी ना, हुकूमत फिर क्या करे? देखें, हुकूमत का काम था कि ये SOPs पे भी अमल करवाती और ये कोरोना को कराची में आने से रोकती भी। दुबई में जब आप जाते हैं तो एयरपोर्ट में जब तक आपका कोरोना टेस्ट नहीं होता आपको एंट्री होने के बाद 24 घंटे बाद मैसेज आता है, फिर आप बाहर निकलते हैं। ये काम आप कराची में भी कर सकते थे ना। आप जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनको रोकते, उनके टेस्ट करते, उनको उसके बाद बाहर आने की इजाजत देते। 6,800 रुपए का यहाँ पे कोरोना का टेस्ट है, उसके पैसे दे के हम टेस्ट कराते हैं। ये सारी हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी उठा के ताजिरों पे डाल दी है। SOPs पे क्या थानों में अमल हो रहा है? क्या DC ऑफिस में अमल हो रहा है? क्या आपके नादरा के दफातर में अमल हो रहा है? जिस बायोमेट्रिक जहाँ करते हैं वहीं से बायोमेट्रिक तमाम थंब इंप्रेशन एक ही मशीन पे लगाए जा रहे हैं। तो इसका जो सारा खुमियाजा जो है वो ताजिर भुगते। शर्जील साहब जी, मैंने सुन नहीं पा रही, सब बात कर रहे हैं, आपकी बात कंप्लीट होगी। जी जी कल जब बात हुई है हमारी वज़रा के साथ, जिसमें जनाब इकरामुल्लाह दारिजो साहब और अवैध शाह साहब मौजूद थे कमिश्नर ऑफिस में, इन्होंने तो कल हमें
ये कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि 6 की जगह रात को 8 बजे मार्केट बंद हो, चाहे वो सुबह 6 की जगह 10 बजे खोलने की इजाजत दी जाए। फिर जुमे की छुट्टी की भी हम बात करेंगे और जो कारोबार बंद है उसको खोलने की भी बात करेंगे। आज वो नया चीज हुई जो है सीएम साहब ने फौरी तौर पर जो तमाम मार्केटें तमाम दफातर बंद करने का ऑर्डर दे दिया। हमारे माल पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, जो इम्पोर्ट हुए हैं इसका डैमरेज कौन भरेगा, उसका डिटेंशन कौन भरेगा, हमें ये तो पता चले। हम पे बैंकों के चार्जेस लगेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं उसके पैसे कौन पे करेगा। हम तो इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि हम बिजली बिल भर पाएंगे। हम तो पहली तारीख से स्टाफ को तनख्वाहें नहीं देंगे, हम स्टाफ को फारिग कर देंगे। चले कासिम सोमरो साहब से इन सवालों का ज़रा जवाब ले लेते हैं, वो शायद सिचुएशन बेहतर जानते हो और वो आपको आगाह भी कर सकते हैं। कासिम साहब, शर्जील साहब ये जो मुतालबात कर रहे हैं और जो ताजिर जो इस टाइम पे एक किस्म के सरापा एहतजाज ही हैं, तो आपको ये पूरी सिचुएशन कैसे समझ आती है? और वैसे भी जो SOPs को आवाम फॉलो जब नहीं करती है तो यकीनी तौर पे केसेस में इजाफा होता है। तो सर ये हुकूमत के नुमाइंदे क्यों नहीं ग्राउंड पे जाके उतर कर चेक एंड बैलेंस करते हैं? ये यकीनी तौर पे हुकूमत की जिम्मेदारी, और अगर नहीं हो पाता तो फिर जो नाकामी है ये भी हुकूमत की होगी ना, लेकिन सज़ा आवाम को मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील साहब की। मैं उनके जो जितनी भी उनके कंसर्न हैं, हम बिल्कुल उस कंसर्न को हर रोज़ ये सोचते भी हैं, देखते भी हैं। और हम, जैसा आपने कहा कि हम भी ग्राउंड रियलिटीज़ के बंदे हैं, हम भी उन्हीं एरिया से वोट लेके आए हैं जहाँ पर भी मजदूर रहता है, जहाँ पर भी जो है वो छोटा या बड़ा, इनके बड़े कारोबार होंगे, उनके बहुत छोटे कारोबार हैं, लेकिन वो भी लोग उसी तरह से सफ़र करते हैं जिस तरह से ये लोग करते हैं। हमें ये भी हमारे ही भाई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं, या ये भी हमारे मजदूर हैं, ये भी हमारे ताजिर हैं। तो हमें इनके साथ भी जो किसी किस्म की कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रखा, हम एयरपोर्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है वो ये आता है कि हम जो शख्स बाहर से आता है उसकी हम रैपिड टेस्ट करते हैं, ठीक है। हर शख्स जो बाहर से उतरता है उसकी रैपिड टेस्ट करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कंट्रोल में नहीं है, ये फेडरल हुकूमत के कंट्रोल में है। कि उनको सोचना चाहिए कि अगर दुनिया में ये म्यूटेशन दुनिया के 96 कंट्रीज में मौजूद है, तो वहाँ से आप उन अशखास को लेके इधर क्यों आ रहे हैं? आप अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ये वजन क्यों डाल रहे हैं कि जी वो लोग बाहर से इधर आके वो म्यूटेशंस लेके और फिर आपकी आबादी में फैला दें? 2 बातें। तीसरी बात इन्होंने कही कि जी पोर्ट्स पे इनके सामान पड़ा हुआ है तो वो पोर्ट डैमरेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमने इसलिए पोर्ट को बंद ही नहीं किया। पोर्ट का सामान, पोर्ट तो खुला हुआ है। आपके बैंक चार्जेस की बात है, बैंक भी खुले हुए हैं, हमने बैंक को बंद नहीं किया। हमने तो सिर्फ जहाँ पर सोशल मोबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, जहाँ से स्प्रेड के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, हमने उन चीज़ों को रोका है ताकि जैसे डेल्टा वेरिएंट के सीएम साहब ने भी अपनी प्रेस सेल में बताया, और हम भी आपको अर्ज कर रहे हैं कि ये एक घर के अंदर जैसे आ जाता है। इस वक्त भी अगर हमारे पास 2100 के करीब कराची में कल के रिपोर्टेड केस हैं, और अभी शाम की जो मेरे पास इस वक्त की इतला है थोड़ी देर पहले की, कि आज भी हम 27-28% कराची में, और आज हैदराबाद 14.5% पे आ गया। अब ये सोचें कि ये कितना, हम कल 2-4 दिन पहले हम पूरे सिंध के अंदर 2.5 से 3% पे भी नहीं थे, आज हम पूरे सिंध में 6.5% से ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि ये अब यहाँ से ट्रैवल होके बाकी आपके जो एरियाज हैं, शहर हैं, वहाँ पे जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं तो स्पीड ब्रेकर लगाना होगा ना। अब इस वक्त आपके पास पूरे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के 550 के करीब हम बेड्स पे, वेंटिलेटर बेड्स पे हैं, और उसमें हम अब 12, 13, 14, 15 इस नंबर पे हम खड़े हैं कि जो हमारे पास वैकेंट हैं। ये पूरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है हम कितना बेड्स बढ़ाएंगे। अगर ये 2000 में से 5% अब अंदाजा करें तो उसका मतलब है कि 100 बंदा हर रोज आपके हॉस्पिटल में आता है। अगर 100 बंदा हॉस्पिटल में आएगा तो आपकी मतलब हम खुदा ना खासा किस सूरत हाल पे खड़े होंगे कि जहाँ पर ना आपके पास ऑक्सीजन होगा, ना आपके पास बेड्स होंगे, ना। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम बेड्स भी बढ़ा दें, हमारे पास हम कहीं से लेके भी आए, लेकिन तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा? प्राइवेट अस्पतालों में ह्यूमन रिसोर्स नहीं। आज प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स की इसी टास्क फोर्स में बैठ के वो इस बात का परेशान थे कि जी हमारा स्टाफ ऑलरेडी कोविड हो चुका है उनको,
तो अब जो जिनको कोविड हुआ है, जिनके साथ दूसरे लोग काम करते हैं, वो तो क्वारंटीन में चले गए हैं, तो हमारे पास स्टाफ और कहाँ से आएगा? ये तो मसीहा। ये डॉक्टर बारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की आज में कि हम फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर आप लोग हैं, आप आवाम हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो अगर डिसिप्लिन करेंगे तो आप इस वायरस को रोक सकते हैं। ये हम डॉक्टर्स जो हैं, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस तरह से हैं कि जब आपके पास वो अगर डिफेंस की लाइन आपकी डिस्टर्ब होगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, वो अगर इन्फेक्ट होगी तो फिर इलाज कौन करेगा? तो ये हमें पूरी हमदर्दी हमारे इन भाइयों के साथ है कि इनके कारोबार मुतासर होंगे। लेकिन इस वक्त हमने जो 9 डेज का लॉकडाउन लगाया, उसमें देखें कि 4 दिन तो आपके ऑलरेडी सेफ डेज में आ गए। 4 दिन तो आपके ऑलरेडी सेफ डेज में। हम सिर्फ 5 दिनों की बात कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करें ताकि हम इसकी प्लेटो लेके आएँ और फिर वो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आएँ। अगर हम खुदा न खास्ता यही सूरत हाल में रहे तो नंबर 1 बात कि ये फैलता जाएगा और पूरे मुल्क में फैलेगा। फिर जो है वो कराची के साथ पूरे मुल्क का ताल्लुक है, अपना कारोबारी भी और सोशली भी आना जाना सबका है, ये वहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा शहर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो बाकी शहरों में भी जाएगा। फिर जो है वो दूसरी बात है जो ये आज से पहले आप यकीन है यूके वेरिएंट की जब बात आई थी 3rd वेव में, जब हम लाहौर में देख रहे थे कितना बड़ा मसला था, इस्लामाबाद में मसला था, केपी में मसला था, तो वहाँ पर उन्होंने आप यकीन करें वहाँ पर उन्होंने जैसे सूरत हाल पैदा कर दी थी। लेकिन ये नहीं, वहाँ पर किसी ताजर ने नहीं कहा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ऊपर सब एक अलाइन होकर बात करते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेट कराची में आपने सब एक अलाइन होकर बात करने की बात की। ठीक है, मैं आपकी इजाजत से जरा शर्जील साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ये उन्होंने कहा कि सब एक लाइन होकर बात करते हैं। अब मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि जब ये इजलास होते हैं तो हुकूमत ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ नहीं लेती है? मौक़िफ़ नहीं लिया जाता है कि ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या सोच रखती है, क्या चाहती है? यानी आप लोगों को हुकूमत ने लूप में लिया ही नहीं, हम ये समझें? देखिए, हमारे साथ तो बड़ा धोखा किया गया। अच्छा, पहले मैं कासिम साहब की एक बात धोखा किया गया, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको इस तरफ भी आता हूँ। पहले मैं एक बात का जवाब दे दूँ। उन्होंने कासिम साहब ने बोला कि पोर्ट खुले हुए, बैंक खुले हुए, बिल्कुल खुले हुए। हमारा पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है। हमने दुकानदार से पैसा लेना है, बैंक को पे करना है और पोर्ट से कंटेनर क्लियर कराना है। आपने आज मार्केट बंद कर दी, ये 9 दिन नहीं बंद हुए हमारे लिए, ये 30 दिन हमारे लिए बंद हो गए, क्योंकि अब हमारी रिकवरी जो कल होनी थी वो 10 दिन बाद मार्केट खुलेगी, वो 10 दिन का और टाइम लेगा, फिर हमें पेमेंट मिलेगी। हमारी पोजीशन को आप समझें कि हमारा मार्केट में पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, रोटेशन में होता है। आपके 10 दिन बंद करने की वजह से हम 1 महीना पीछे चले जाते हैं। अब पोर्ट में 7 दिन का हमें जो है पोर्ट डेमरेज और डिटेंशन वेव करता है, इसके बाद वो डेमरेज डिटेंशन लेता है। जुल्म ये है कि पाकिस्तान में शिपिंग एक्ट नाम का कोई कानून ही नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में 500 रुपए 400 रुपए पर डे हमें डेमरेज डिटेंशन देना पड़ता है उनको, और हमें पर डे 6,500 रुपए डेमरेज डिटेंशन देना पड़ता है एक कंटेनर के ऊपर। ये मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपकी बात कह रही है कि लूप में लेने की बात है। हमने 3 दिन पहले जो रैली लेके हम सीएम जाना चाह रहे थे, तो हुकूमती नुमाइंदे ADC 1 और लेबर के सेक्रेटरी साहब ने हमें कॉल की और बोला सीएम साहब इस वक्त गए हुए हैं इस्लामाबाद, नेब में इनकी पेशी है, वो आज आ जाएंगे, कल आपसे मिलेंगे, आप लोग अपना एहतजाज 1 दिन के लिए मौखर कर दें। हमने मौखर किया। हमसे जाम इकरामुल्लाह दारुजा साहब और अवैध शाह साहब कल मिले और कल हमें बड़ी यकीन दिलानी कराई कि हमारी जो बात है वो सीएम साहब के सामने रखेंगे और हमें सीएम साहब से मिलाया जाएगा। लेकिन सीएम साहब ने कराची चैम्बर के नुमाइंदे को, फेडरेशन के नुमाइंदे को अहमियत दी। आज तक शटर पावर को, छोटे ताजिर को सीएम साहब ने कभी अहमियत दी नहीं है। उनके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं। हम जो है आप लोगों को दूध देने वाली गायें हैं जिसको आप निचोड़ते रहें। 127% पिछले साल हमने जो आपका टारगेट था गवर्नमेंट का 100%, 127% इनसे हमसे टैक्सेस लिए हैं। हमें अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हमें बाकायदा कोर्ट के समन दिए जाते हैं, कोर्ट बुलाया जाता है। इनका लेबर डिपार्टमेंट, इनका एक्साइज डिपार्टमेंट, इनके जितने 27 किस्म के टैक्स हम सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। अब बात जहाँ तक हेल्थ की बात है, चले हम मान लेते हैं तो ये सारी बात आप बिल्कुल सही है, आप बहुत सिंसियर हैं आवाम के साथ, मैं मान लेता हूँ बिल्कुल। अब जितना दुख मुराद अली शाह साहब को होगा, शायद मुझे मेरे बच्चों का नहीं होगा, मुराद अली शाह साहब को बहुत दुख होगा। तो भाई मेरे पीछे जो मेरी फौज है, दरमौज है, जो कि मेरे पीछे स्टाफ है इतना, मैंने जो किराया देना है, मेरा टेम्परेरी डिटेंशन लगना है, इसका पे ऑफ कौन करेगा? आप बात करते हो फेडरल गवर्नमेंट की, पिछली दफा सीएम साहब ने उनसे बात की, वजीर आजम साहब से मैं आपका नुमाइंदा भर के बात करूंगा। हमें क्या दिला है? आप अपनी चीजें तो सारी पूरी कर लेते, हम कहाँ जाए? आप लोगों की किसी की तनख्वाह रुकी मिनिस्टर की, किसी MPA ने तनख्वाह रुकी? आपके पास तो फौज दरमौज है, आपके पास लंबी कतारें जो है आपके
स्टाफ की। हम कहाँ जाए, हम किसको फरियाद करें, हम किसके आगे रोए? हम तो जहाँ कोरोना से मरेंगे वहां भूख से मर जाएंगे। 32% लोग पिछले कोरोना में वॉश आउट हो चुके हैं इस कराची में। एक दिन का 8 अरब रुपए का नुकसान है कारोबार का। कासिम साहब चलिए ठीक है जी, कासिम साहब जी जी जी, मेरे ख्याल से मुझे आप दोनों का शुक्रिया भी अदा करना है। 2 से 3 मिनट है मेरे पास, लास्ट 2 मिनट्स है मेरे पास। ठीक है आप ठीक है, आपके मुतालिबात ठीक है शर्जील साहब सुने। तमाम लोग जो इस टाइम पे टीवी देख रहे हैं, बल्कि जो आला हुकाम है वो भी सुन रहे हैं, जिनसे आपको गिले हैं, आपके बहुत से सवालात हैं जो शायद जायज़ होंगे। मैं कासिम साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। शर्जील साहब की बातों से आप किस हद तक मुतमईन हैं, या इनके जो गिले हैं शिकवे आपको किस हद तक जायज़ दिखाई देते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहली बात में भी ये कहा था कि मुझे इनके साथ पूरी हमदर्दी है, और मैं खुद भी एक किसी और क्लास से नहीं आया, मैं भी एक मजदूर क्लास से आया हूँ। कोई बिल्कुल अरे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ कासिम साहब। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आप इस लफ्ज़ से एग्री करते हैं कि धोखा हुआ है इनके साथ? नहीं, देखें, मैं धोखे की बात नहीं करता। मैं पहले दिन से लेकर, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पहले दिन से लेकर और आज तक एक क्लियर स्टांस पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमेशा रहा है कि भाई हम इस पे ये सब का मैटर है ना। ये इनको, ये ताजर या हो या हमारा इनका मजदूर हो, या ये वायरस जो है ना, वो ये तो नहीं देखेगा ना कि ये ताजर है या मजदूर है, ये गरीब है या अमीर है, ये किसी कौन से मजहब, कौन से रंग, कौन से कलर, कौन से जबान इस्तेमाल करता है, ये नहीं देखता। तो हमारे लिए ये सारे लोग बराबर हैं। ये ताजिर होंगे तो भी हमारे लिए इतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट हैं। ये आप आपकी नेशनल इकोनॉमी चलाते हैं, ये आपके मजदूर को तनख्वाह देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये सारा कुछ बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दिस। लेकिन हम कहाँ जाएं? हम अगर ये कहते कि जी आप SOPs की कंप्लायंस करते, आप यही सारे लोग, हम सब मिलके, ये मैं इनको कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये हम सब की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मजहबी तौर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ह्यूमन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने वो जो काइंडनेस दिखानी थी वो हमने नहीं दिखाई। हमने वो एक छोटा सा मास्क नहीं पहना, हमने वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। आप आज कराची ईस्ट के अंदर आप चले जाएं, 33% मैं यकीन करें, मुझे कल एक बच्ची का फ़ोन आया, शी इज़ अबाउट 13 years old। मुझे वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो सीवियरिटी, आप खुदा के वजह से उसको बचाएं। मैं अब कैसे उसको बचाऊं? मैं उसको क्या सहारा दूं, मैं क्या आसरा दूं? वो भी किसी गरीब की बेटी है, वो भी सरकारी अस्पताल के किसी वार्ड में उसके पेरेंट्स पड़े हुए हैं। तो हाउ कैन आई, मतलब मैं इन तमाम की बातों को कैसे डिफेंड करूं? ये तमाम लोग, मैं पूरी हमदर्दी इनके साथ है। हम कारोबारी, ये तमाम लोग बिल्कुल 100% सही हैं कि ये गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, ये आपका मुल्क का पहिया चलाते हैं, ये आपके मुल्क की शान और शौकत भी हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन हम इस बात पे कैसे, ये इस बात की क्या गारंटी देंगे कि या कोई शख्स क्या गारंटी देगा? ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम इस वक्त बहुत क्राइसिस की सूरत हाल में है कि हम कल को उस सूरत हाल में नहीं जाना चाहते। अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, सबको इंडिविजुअली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर सिद्दीक दूधोंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, जहांगीर तरीन का जो अहम इजलास तलब किया, क्या जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जा रहा है? एजेंडा क्या है इस इजलास का? देखिए, मसला यह है कि एक तो इजलास आज हुआ जो नज़ीर चौहान साहब के मसले पर हुआ, लेकिन एक और इजलास भी तलब कर रखा है जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप का। अब 2 इशूज़ हैं। एक तो इशू ज़ाहिर है, पहले ये इशू नहीं था नज़ीर चौहान साहब वाला, ये तो अब आया है। लेकिन इससे पहले जो इजलास तलब किया गया था, उस इजलास का एजेंडा यही था, यही होना था, यही डिस्कशन होनी है कि आगे, क्योंकि अब कुछ अर्से बाद ही आप देखेंगे कि एक तरह से इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। क्या उनके ये तमाम लोग इसी तरह से तहरीक इंसाफ में रहेंगे, अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए एक अपना अलग धड़ा और ग्रुप रखेंगे, या ये भी खदशात हैं उनको कि जो लोग इस जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, इन लोगों को तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में टिकट नहीं देगी।
अगर तहरीक इंसाफ लोगों को टिकट नहीं देगी तो फिर इन लोगों को फैसला करना है कि आया इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, हर हल्के को देखना है कि किस किस हल्के में हमारी क्या वर्थ है, कितने हमारे वोट बैंक है, इनमें से कौन कौन सा MP है, दोबारा भी जो लड़ेगा चाहे वो आज़ाद भी लड़े तो जीत सकता है, या उसको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लाजमी लेना होगा। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होनी है और जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये फैसला करना है कि आया वो एक अलग अपना तशख़्ख़ुस बनाते हुए, अलग अपनी एक ऐसे समझे जमात बनाते हुए, अलग अपने ग्रुप बनाते हुए उसके एक ही टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, या मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जमातों के टिकट लेके लड़ा जाए, या पूरा ग्रुप किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर ले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आना थी। लेकिन अब जो ये मामला बना है नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी वाला, इसके ऊपर जो इजलास हुआ है उसमें यही फैसला हुआ है कि मुकम्मल तौर पर नज़ीर चौहान के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन अभी तक हम इसमें देख रहे हैं कि हुकूमत ने इस इशू के ऊपर, नज़ीर चौहान के इशू के ऊपर बरह रास्त जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं ललकारा। सिर्फ नज़ीर चौहान साहब की हद तक उनके ऊपर FIR हुई, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन पूरे ग्रुप को हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी धमकियां में ज़बान या कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया जिस वजह से अभी तक वो शिद्दत नहीं है। लेकिन अगर नज़ीर चौहान साहब के मामले पर शुरू होने वाला मामला, जैसे आपने देखा पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, बहुत सख्त उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कि जब उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए, नज़ीर चौहान साहब को पेश ना किया गया, उस पर बड़ा उन्होंने इजहार बरहमी किया। और उन्होंने उनके जो अल्फाज थे हुकूमत के लिए भी वो वार्निंग थे, पंजाब हुकूमत के लिए भी वार्निंग थे, इमरान खान हुकूमत के लिए भी एक तरह से एक उन्होंने आप ऐसे धमकी थी। तो अब ये मामला अगले चंद रोज़ में वाज़ेह होगा कि आया नज़ीर चौहान साहब के मामले पर मामलात मज़ीद संगीन होते हैं या नहीं होते, या अगर ये नहीं भी होते इसके ऊपर तो फिर ज़ाहिर है वो फैसला तो उन्होंने करना है कि 2023 के इलेक्शन में उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर ये इन चौहान साहब के मामले में अगर मामलात गड़बड़ होते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जहांगीर तरीन ग्रुप कोई बहुत बड़ा आगे कोई ऐसा कोई इवेंट आ रहा हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप जानती हैं कि इस वक्त PDM ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून को पै दर पै शिकस्त हुई है, चाहे वो GB में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, फिर अब पंजाब से भी शिकस्त का सिलसिला शुरू हो गया है। तो पंजाब में ज़ाहिर है अगर अपोजिशन तगड़ी होती और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ जाके खड़ा होता या हुकूमत को थ्रेट करता तो ज़्यादा हुकूमत के लिए ख़तरनाक था। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब हुकूमत के बारे में तासुर ये बन गया है कि वो फतूहात उनको मिल रही हैं और वो एक जीतने के मूड में है, एक तासुर बन चुका है कि वो अब बाकी सूबों को तो छोड़ें, वो सिंध की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में लगता नहीं है कि जहांगीर तरीन को ग्रुप को फौरी तौर पे कोई थ्रेट बन सकता है हुकूमत के लिए किसी भी मामले पर। हाँ, 2023 बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, हुक्मरान जमात के लिए भी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है ज़ाहिर है PTI ने, और साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी कोई फैसला करना है। तो ये मामलात आगे जाकर पता चलेंगे। दो चीज़ें हैं ना, एक है नज़ीर चौहान का मामला, एक है 2023 का इलेक्शन। 2023 के इलेक्शन में भी बहुत वक्त पड़ा है, उसके ऊपर तो अभी मुशावरत होगी, कई इजलास होंगे, फिर जाकर कोई चीज़ वाज़ेह होगी और मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत इलेक्शन के करीब जाके कोई चीज़ फाइनल अनाउंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है नज़ीर चौहान की, ये अगले 2-4 दिन में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि शिद्दत बढ़ती है या मामलात खामोशी के साथ थोड़ी सी बयानात रहेंगे और सिमट ये सारा मामला हल हो जाएगा। ये अगले चंद दिनों में पता चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।